नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेके है और उसका नाम सामाजिक विज्ञान है, या अंग्रेजी में मैं कहूँ तो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज को लेके है। हम एक सीरीज चला रहे हैं पूरी अभी, जिसमें हम पहले तो समझेंगे कि आखिर सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, क्योंकि बड़े सिंपल शब्दों में सामाजिक विज्ञान को ऐसे समझा दिया जाता है कि विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान और समाज के विशेष ज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो ये परिभाषा अपने आप में ना तो पूरी परिभाषा है, ना ही परिभाषित है ये तरीके से। हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर विज्ञान का मतलब क्या होता है और सामाजिक जिसकी बात कर रहे हैं हम समाज की, वो समाज कैसे बना, किस तरीके का समाज है हमारा, ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन चीज़ें रहेंगी आगे के आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो वो मैं आपको बता दूं कि हम उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ये सामाजिक विज्ञान नाम की चीज़ क्या है, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। देखिए, विज्ञान या फिर साइंस जो है, बहुत भ्रांति हमारे यहाँ पे चलती है, भ्रम बहुत सारे हैं कि इसका अर्थ हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। हम बस इसी तक सीमित करके रखते थे कि विज्ञान का तो अर्थ यही है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है, हम इसको प्रोनाउंस ही बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। विज्ञान का अर्थ इन 3 विषयों तक सीमित नहीं है। विज्ञान अपने आप में व्यापक प्रक्रिया है पूरी, जो सभी विषयों को बनाने की प्रक्रिया होती है वो। जब हम विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर विज्ञान का अर्थ क्या है और ये पूरी प्रक्रिया है क्या, तब फिर उसके बाद में हम आएंगे समाज को समझेंगे। मानव समाज किस तरीके का समाज है, समाज का खुद का अर्थ क्या होता है, समाज की खुद की परिभाषा क्या होती है, मानव समाज कैसे बाकी समाजों से भिन्न है, इन बातों को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान या फिर इंग्लिश में मैं अगर कहूं तो इसे हम बोलते हैं सोशल साइंस। क्योंकि यहां बात एक क्लियर हो जाती है कि जब इसके पीछे भी साइंस लगा हुआ, तो साइंस का सिंपल सा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे भी साइंस का यूज करते हैं हम। फिर हम जिन विषय को बनाने की बात कर रहे हैं उनमें भी कई जगह पे साइंस वगैरह आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस आता है। तो साइंस इसका मतलब कोई विषय का नाम तो नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया का नाम है, और वो प्रक्रिया क्या है उसको समझेंगे। जब साइंस समझ में आ जाएगी बात, तब फिर इसी साइंस के आगे हम सामाजिक विज्ञान या फिर आपके सोशल साइंस या सोसाइटी का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। और उसी सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ने का जो पूरा मामला होता है उसको हम सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस बोलते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। और विज्ञान अपने आप में पूरी एक प्रक्रिया है विषयों को बनाने की, अलग अलग विषय जो होते हैं उसको बनाने की प्रक्रिया है। अभी देखते हैं उसको। जब हमारा जनरल इंट्रोडक्शन सोशल साइंस को लेकर, सामाजिक विज्ञान को लेकर पूरा हो जाएगा, तब फिर हम इतिहास को समझेंगे कि शब्द इतिहास या हिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या होता है, हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती है, इतिहास के अंदर कौन से सोर्सेज या स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं और फिर उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फिर इतिहास के कौन से भाग होते हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण 2 भाग होंगे, एक भारतीय इतिहास होगा और एक विश्व इतिहास होगा, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आपके 9th क्लास में है, 10th क्लास में है। उसी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट आपके 11th क्लास में भी है, और इंडियन हिस्ट्री के ज्यादातर पार्ट जो वो आपके 12th क्लास में दिया हुआ है, ताकि पहले हम बेसिक समझे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, किस तरीके से इतिहास को लिखा जाता है। और विज्ञान के अंतर्गत ही इतिहास आता है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कोई भी झूठी बातें लिख दी जाएगी इतिहास के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद में आपके भूगोल का इंट्रोडक्शन, जो कि आपको तन सिंह सर दे चुके हैं, भूगोल का इंट्रोडक्शन और डिटेल में वो आपको बता देंगे। मैं जो आपको इंट्रोडक्शन दूंगा वो इतिहास का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, आखिर में क्यों पॉलिटिकल का वर्ड मतलब क्या होता है, और वही साइंस जो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, उसी साइंस का मामला यहाँ पे भी होगा। यही साइंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी आती है, तो इसलिए साइंस को समझना पहले जरूरी है, फिर हम बाकी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और साथ साथ में मैं आपको अर्थशास्त्र का भी इंट्रोडक्शन एक अच्छा खासा दे दूंगा कि आखिर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और साथ साथ में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हुआ। इसके भी 2 पार्ट होते हैं आपके, समष्टि और व्यष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 पार्ट होते हैं। ये भी कैसे डेवलप हुए इसके बारे में भी समझेंगे हम। तो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे मानव समाज के लिए सभी विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जहां जिस सरकार या सत्ता के अंदर रहते हैं वहां राजनीति बड़ी काम की होती है। जो पैसे हम इस्तेमाल करते हैं, रात दिन हमारे काम आते हैं, वो अर्थशास्त्र के तहत आते हैं। और साथ साथ में हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये समाज हमने किस तरीके से बनाया, ये बातें सारी इतिहास के अंदर है। तो जब इनको समझेंगे तो आसपास के वातावरण को अच्छे से समझ पाएंगे। हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारे समाज के अंदर क्या कमियां हैं, और आखिर इन सारी कमियों को दूर करके किस तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके की बातें कुछ इन सारे विषयों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं।
हालांकि ये सब बातें हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ कुछ इससे रिलेवेंट चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं बेहतर तो आखिर मानव जीवन को करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। चाहे हम भौतिकी को बहुत अच्छे से पढ़े, या फिर रसायन को पढ़े, चाहे जीव विज्ञान को पढ़े, या फिर इनमें से किसी भी विषय को पढ़े, सब तरीके से हमारी कोशिश यही है कि मानव का जीवन जो है वो बेहतर बने। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सी जो समस्याएं हम झेल रहे हैं आज के समय में, उसको धीरे धीरे दूर किया जाए। तो चलिए आइए पहले हम समझते हैं आपके इस साइंस शब्द का मतलब क्या होता है, कि आखिर ये साइंस है क्या, या विज्ञान हम कहते किसको है। लेकिन विज्ञान को समझने से पहले एक शब्द आता है जिसे हम विषय बोलते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं। वो विषय या सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इस विज्ञान की पूरी प्रक्रिया से विषय किस प्रकार तैयार किया जाता है। सारे विषय इसके अंतर्गत तैयार किए जाते हैं, चाहे आपके भौतिकी के विषय हो, चाहे रसायन के विषय हो, चाहे आपके राजनीतिक विज्ञान का विषय हो, चाहे भूगोल का विषय हो, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको तैयार करने की, उसको बनाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको साइंस बोलते हैं हम। जबकि हम सोचते हैं कि साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि सीमित सोचते हैं, सीमित बात ही बताई जाती है, तो हम सीमित ना होकर व्यापक अर्थ पूरा इसका समझते हैं, अच्छे से पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आपके कि ये जो शब्द है विज्ञान, इसका दरअसल अर्थ क्या होता है, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं आपके साइंस। और जैसा मैंने कहा कि आपके साइंस को समझने से पहले हम एक शब्द को समझने वाले हैं, जिस शब्द का नाम है आपके विषय, या फिर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हम आपके सब्जेक्ट। विषय का अर्थ क्या होता है, या फिर सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट या विषय समझ में नहीं आएगा, तब तक फिर आपके साइंस का कोई भी मामला समझ में नहीं बैठेगा आपके। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट का या विषय का अर्थ वाकई में क्या होता है। देखिए, विषय को मैं टॉपिक भी अंग्रेजी में बोल सकता हूं, सब्जेक्ट भी बोल सकता हूं, और यहां हिंदी में आम भाषा में इसको विषय बोलते हैं। विषय का सामान्य सा अर्थ, बहुत सिंपल सी बात करूं अगर मैं, विषय का अर्थ होता है एक समान सामग्री का जो समूह, या जो ज्ञान का जो समूह होता है, उसे हम वाकई में विषय कहते हैं। कि विषय का यह अर्थ होता है, समझना इस बात को, कि विषय का एक सिंपल सा अर्थ है एक समान सामग्री। एक समान सामग्री का मतलब कंटेंट हो गया, नॉलेज जो इकट्ठा होता है उसकी बात कर रहा हूं। एक समान यानी सिमिलर टाइप का जो कंटेंट होता है, एक समान सामग्री या फिर एक समान ज्ञान का समूह। जो एक समान ज्ञान यानी सिमिलर टाइप ऑफ नॉलेज, क्या मतलब होता है सिमिलर नॉलेज का, थोड़ा मैं इंग्लिश में भी इसको लिख लेता हूं कि सिमिलर टाइप का नॉलेज से मेरा क्या मतलब है। यहां पे हम यहां बात कर रहे हैं सिमिलर, और फिर बात कर रहे हैं हम नॉलेज की। सिमिलर टाइप के नॉलेज का जो पूरा ग्रुप होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप जितने भी सब्जेक्ट आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं, आप उनमें सोच के देखिए कि सबके अंदर सिमिलर टाइप की चीजें ही पढ़ते हैं हम किसी भी विषय के अंदर दूसरे किसी विषय की बात को पढ़ते हैं, बट बहुत कम चांसेस में। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दूसरे किसी विषय की बात को पढ़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, जिन विषयों को सामान्य तौर पे हम विज्ञान बोलते हैं, जैसे कि भौतिकी का अर्थ इंग्लिश के अंदर आपके हो गया कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स की। जब आप फिजिक्स नाम की चीज को पढ़ते हैं, या फिजिक्स नाम के विषय को जब भी पढ़ते हैं, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं। हम प्रकृति के रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सब बातें, आखिर नियम, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, ये सब कैसे काम करते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं। फिजिक्स में कहीं पे भी हम रसायन की बातें नहीं पढ़ते हैं, केमिकल्स वगैरह का मामला नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स का मामला नियमों तक सीमित है, और कहीं भी पढ़ते भी हैं तो बहुत नॉर्मल रेयर चांस में कोई पढ़ते हैं। बाकी फिजिक्स का जितना भी मामला है उसके साथ ये लाइन लग जाती है कि इसमें सारी एक समान सामग्रियां हैं पूरी। ये फिजिक्स के साथ बात सही लागू होती है। इसके अलावा अगर दूसरे विषय की भी बात करूं तो एक और विषय आता है जिसका नाम है हमारे रसायन। रसायन से मेरा मतलब है आपके केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं तब भी बात यही लागू होती है कि इसके अंदर हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, कि अलग केमिकल्स, उनके फॉर्मूला, किस तरीके से वो केमिकल बनते हैं, उन केमिकल्स को बना के और बेहतर तरीके की चीजें कैसे बनाई जा सके, जो आखिर में तो मानव समाज के ही काम आने वाली है। ये चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, हम हमारी खुद की सुविधा के लिए ही इन विषयों को अच्छे से पढ़ते हैं और इनमें नई नई खोज करते रहते हैं। केमिस्ट्री में भी यही बात होती है कि एक समान सामग्री का समूह है, सिमिलर टाइप ऑफ नॉलेज जो होता है उसका पूरा ग्रुप है केमिस्ट्री में भी। यही बात अगर मैं एक और की बात करूं तो जीव विज्ञान के ऊपर लागू हो जाती है। जीव विज्ञान का सामान्य शब्दों में जो अर्थ होता है मतलब बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ोगे तो बात वही है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजें हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, या फिर आपके एनिमल वगैरह की बात करें, जीव जितने भी उनकी विज्ञान की बात करें, उन्हीं जीवों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना उसे जीव विज्ञान भी कहते हैं। एक समान सामग्री का इस्तेमाल होता है बाकायदा, इसलिए हम इन सबको विषय बोलते हैं।
विषय नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सब में एक समान सामग्री और बाकी वालों से अलग है काफी चीजें। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, लेकिन मेजर रूप से अगर देखा जाए तो 90% 95% ये सारे सब्जेक्ट अपने अपने अलग अलग चीजें हैं इन सब के अंदर। फिर एक और बात आ जाती है, हमारे कुछ और विषय बात कर लेते हैं थोड़े हमारे विषयों के ऊपर। जैसे इतिहास की बात करें, सामान्य शब्दों में भी समझाऊंगा मैं इतिहास का मतलब, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हिस्ट्री। सामान्य शब्दों की अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो इतना ही है कि इसमें भी एक समान सामग्री, हम हमारे पूरे पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं जिनके हमें सोर्सेज मिले हुए हैं, जिनके हमें स्रोत मिले हुए हैं। बिना सोर्सेज के हम इतिहास में भी कुछ भी बात ऐसे ही नहीं लिख सकते। जब तक आपके पास में पक्के प्रूफ नहीं है कि ऐसा कोई इवेंट पहले हो चुका है, तब तक उन चीजों को हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ चीजों को पढ़ते हैं हम। राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, हम समाज के निर्माण के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, हम हमारी संस्कृति के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, हम हमारी कलाएं, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स, ये सब चीजें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो एक समान सामग्री यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। अब वो राजा महाराजा, कलाएं वगैरह, हमारी संस्कृतियां, हम कहीं पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग से हमारा विषय बना रखा है जिसका नाम है इतिहास। फिर अगर बात करें इतिहास के अलावा दूसरा विषय जैसे कि भूगोल, इस पे भी यही बात लागू होती है। अंग्रेजी में मैं से कहूं तो जियोग्राफी। भूगोल के अंदर भी यही, हम नदी पढ़ते हैं, हम आपके महासागर पढ़ते हैं, हम इसके अंदर कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, हम फ्लोरा फौना मतलब जो जीव हो गए या फिर आपके पेड़ पौधे हो गए, इन सब के बारे में जो चीजें पढ़ते हैं, हमारा क्लाइमेट होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, बारिश मानसून इन सब की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब बारिश मानसून वगैरह ये सब हम इतिहास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम इसके अंदर भी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो इसीलिए एक अलग पूरा विषय है, इसमें एक समान की अपने आप में ऐसी सामग्री जो दूसरे विषय में नहीं है। फिर ऐसी बात सेम लागू हो जाती है हमारी राजनीतिक विज्ञान के ऊपर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। राजनीतिक विज्ञान का भी मामला कुछ ऐसा ही है। हम इसके अंदर बहुत सी चीजें, हमारे अधिकार हो गए, हमारा संविधान हो गया, फिर साथ साथ में बात करें राजनीतिक विज्ञान की तो लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब प्रणालियां क्या है, किस तरीके से काम करती है, हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। न्याय क्या होता है, या हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता क्या होती है, स्वाधीनता क्या होती है, ये सब बातें हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। राजनीति का भी अर्थ अपने आप में कुछ बहुत व्यापक वर्ड है, पॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया, और उसके साथ में विज्ञान, इन सबके मैं अलग से पूरे इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। इनके कितने भाग होते हैं उसके पूरे इंट्रोडक्शन दूंगा, और किस किस भाग को हम कौन सी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे फाउंडेशन में बेसिक बातें यही है। जब भाग समझ आ जाएंगे, विषय का मूल अर्थ समझ में आ जाएगा, तब विषय को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये राजनीतिक विज्ञान का ये वाला पार्ट हम 9th में पढ़ेंगे, ये 10th में पढ़ेंगे, ये 11th में और ये 12th में, ताकि सारी बातें पूरी क्लियर हो जाए यहाँ पे। और यही बात इतिहास के साथ में भी लागू होती है। इतिहास के भाग कितने वगैरह ये भी मैं इसमें बताऊंगा। अब देखिए इसमें एक समान की सामग्री आएगी। यहाँ अधिकारों की बात करें या लोकतंत्र, राजतंत्र, इन सब चीजों की बात करें तो ऐसी चीजें भूगोल में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने उसके लिए एक अलग से पूरा विषय बना रखा है। यही बात आपके एक और विषय आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके ऊपर भी लागू होती है। अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें भी एक समान सामग्री हमें देखने को मिलती है। सिमिलर टाइप ऑफ नॉलेज का जो ग्रुप है वो देखने को मिलता है, जिसमें हम करेंसीज को पढ़ते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स को पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और किस तरीके से व्यापार चलते हैं, और कैसे भारत सरकार के बजट आते हैं, दूसरे देशों के बजट आते हैं, और आपस में किस तरीके से इन सब का व्यवहार वगैरह सब अंतर संबंध चलते रहते हैं। इन सब बातों को हम अर्थशास्त्र के तहत पढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया हमारे। और भी आपके दिमाग में बहुत सारे विषय आ रहे होंगे मेरे दिमाग में भी खूब सारे विषय आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बहुत जनरली बात करूं तो हम लगभग इन सारे विषय को पढ़ते हैं। गणित भी इसमें एक पार्ट है, हम गणित को भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक समान सामग्री होती है। जो गणित के अंदर चीजें पढ़ते हैं उसमें गणित के अंदर पढ़ने वाली चीजों को यहाँ पे भी हम कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं, मतलब इस्तेमाल इनडायरेक्ट रूप से कर सकते हैं, बट उनको सीधे तौर पे इनमें से कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत उसको फिजिक्स के अंदर हम पढ़ लेते हैं, या केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फॉर्मूले के चक्कर में उसको पढ़ लेते हैं, बाकी सीधे तौर पे गणित का मामला अलग ही चलता है पूरा। तो वो भी अपने आप में एक अलग पूरा विषय है। तो विषय का सिंपल सा अर्थ हो गया आपके कि एक समान सामग्री का जो समूह होता है, या फिर एक समान सामग्री का जो सामग्री या फिर ज्ञान का जो समूह होता है, उसे हम विषय कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जो सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज का जो ग्रुप होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं या फिर विषय कहते हैं आपके। अब आप देखिए ये जितने भी विषय हमने बनाए हैं ना, सारे के सारे ये एक जने के सेंट्रिक चलते हैं। इसके केंद्र में जो एक व्यक्ति या फिर इसके केंद्र में जो आता है उसे हम बोलते हैं आपके मानव। अब आप सीधे तौर पे देखिए ये सभी विषय एक मानव से ही जुड़े हुए हैं। ये सारे विषय ये हमने हमारी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं सभी विषय। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है इसके अंदर कि हम मानव से परे होकर कोई बात करें। आप देखिए कि सभी मानव से जुड़े हुए विषय हैं। और अगर मेरी माने या मेरी राय में अगर देखा जाए
मेरे पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये सभी विषय किसी ने हमारे समाज का ही हिस्सा है पूरा, और बड़े स्तर पे देखा जाए तो पूरा का पूरा विज्ञान का हिस्सा है, सामाजिक विज्ञान का ही पूरा हिस्सा है। क्योंकि फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं, हम किसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं? हमारे खुद के जीवन को। हमने उसमें स्पीड पढ़ी, अपनी अच्छी ट्रेन बनाई, किसकी सुविधाओं के लिए? हमारी खुद की सुविधाओं के लिए। यही बात केमिस्ट्री पे भी लागू होती है। हम रसायन वगैरह नए प्रोडक्ट बनाते हैं, किसका जीवन बेहतर करने के लिए? हमारा ही जीवन बेहतर करने के लिए बनाते हैं। यही बात बायो में भी, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कोविड में जब वैक्सीन वगैरह का मामला है, हमने किसके बचाव के लिए बनाया था? हमारे खुद के बचाव के लिए। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़े जाते हैं ताकि जो मानव है उसका जीवन बेहतर कर सके। इसी के साथ ये विषय भी, चाहे इतिहास ले लो, राजनीतिक विज्ञान ले लो, भूगोल ले लो या अर्थशास्त्र ले लो, जैसे जैसे नए थिंकर आते हैं, इन सब्जेक्ट के अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। और इनमें भी जो बदलाव आते हैं, इन्हीं चीजों से सीख के बेहतर जीवन तो किसका बनाना है? मानव का बनाना है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे मानव से सेंट्रिक पूरे विषय हैं। तो विषय का सिंपल सा अर्थ हो गया एक समान सामग्री का या ज्ञान का जो समूह होता है, उसे हम आपके कहते हैं विषय। अब आपके दिमाग में होगा कि साइंस का मतलब फिर क्या हो गया? अभी तक तो सिर्फ विषय का मतलब समझा है कि सब्जेक्ट का मतलब। अब आपके दिमाग में कभी इस तरीके से थोड़ा सा उठ के ऐसा आया दिमाग में कि ये विषय बनाए कैसे? आखिर आए कहां से ये सारे विषय? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, या हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करें, या और भी बहुत सारे विषय, आए कहां से ये विषय? आखिर इन विषयों को तैयार कैसे किया जाता है? और फिर इनको पढ़ने के क्या तरीके होते हैं? उस विषय को तैयार करने की जो प्रक्रिया पूरी होती है, उसे विज्ञान कहते हैं। वाकई में तो विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान या फिर आपके साइंटिया से आया हुआ शब्द जिसे नॉलेज या ज्ञान कहते हैं, वहां तक सीमित नहीं है। हाँ, विज्ञान का अर्थ ये जरूर है आपके विशेष ज्ञान है या फिर ज्ञान का मामला उसके अंदर होता है, लेकिन ज्ञान किस प्रकार का, ये सारे विषय उसके अंदर आते हैं। ये सारे विज्ञान के भाग है। विज्ञान के भी 3 अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें आपके एक प्राकृतिक विज्ञान होती है, औपचारिक विज्ञान होती है और तीसरी सामाजिक विज्ञान होती है। वो अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमने विषय को समझ लिया। जब विषय की बात समझ में आ गई तो आपको एक पता चल गया, एक समान सामग्री के समूह। अब ये एक समान सामग्री का जो समूह होता है, इसको इकट्ठा कैसे करते हैं, इसको किस तरीके से पूरा कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम आपके विज्ञान कहते हैं। उसको समझते हैं कि अब विज्ञान का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पहला पॉइंट मैं डाल देता हूं कि हमने ये समझ लिया कि आखिर विषय का अर्थ क्या होता है और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे सब्जेक्ट का मतलब खत्म हुआ, अब हम आते हैं आपके किसके ऊपर कि आखिर विज्ञान का अर्थ क्या होता है। इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने की पूरी जो प्रक्रिया होती है, उसको हम वाकई में विज्ञान बोलते हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को विज्ञान नहीं बोलते हैं। ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको। तो चलिए अब आगे हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर विज्ञान का मतलब क्या हो गया, या फिर साइंस का जो सिंपल मतलब होता है वो क्या होता है। साइंस का मतलब अब हम बात करते हैं आखिर साइंस की या फिर विज्ञान की, कि इसका सिंपल सा अर्थ क्या है। अब आप वो थोड़ा जो रटने वाली बातें हैं वो तो वैसे आपको पता ही होगी। साइंस का मतलब साइंटिया से आया, साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो मैं ये थोड़ी सी बात तो लिख ही दूं पहले ही कि साइंस का मतलब हो गया आपके लैटिन वर्ड साइंटिया से आया, और साइंटिया का मतलब होता है आपके क्या, ज्ञान या फिर नॉलेज इंग्लिश में मैं कहूँ तो। लेकिन ठीक है, नॉलेज किस टाइप का नॉलेज है, क्या है, इन बातों को तो समझे। साइंटिया लैटिन वर्ड, लैटिन और ग्रीक बहुत पुरानी भाषा है यूरोप की। यूरोप के अंदर चलती थी लैटिन और ग्रीक भाषाएं बहुत पहले से। जिस तरीके से हमारी संस्कृत भाषा है, वैसे यूरोप के अंदर लैटिन और ग्रीक भाषा का बड़ा वर्चस्व था। और आज के समय में लगभग जितनी भी भाषाएं यूरोप में बोली जाती है, वो लैटिन भाषा से या फिर ग्रीक भाषा से ही ट्रेस होकर आई है, उसी से बनी है। तो इसीलिए लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं ज्यादातर शब्द। अभी बोलने में तो इतनी प्रचलन में नहीं है, लेकिन लैटिन भाषा के अंदर इस तरीके से शब्द की उत्पत्तियां सबकी होती है। तो सिंपल सा अर्थ हो गया ज्ञान या नॉलेज से। अब हम समझते हैं इस विज्ञान की पूरी प्रक्रिया को। अब आप ये बात देखना, समझना इसको गौर से कि विज्ञान आखिर में पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिसको हम विज्ञान बोलते हैं। उस प्रक्रिया के तहत ज्ञान को इकट्ठा करना होता है हमें। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं वापस आपके विषय के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, विषय का मतलब हो गया एक समान सामग्री का जो समूह होता है। अब इस एक समान सामग्री के समूह को इकट्ठा कैसे किया जाए वो समझना आप। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूं कि मुझे कोई भी विषय तैयार करके दो, मुझे कोई भी टॉपिक तैयार करके दो, या फिर मुझे कोई भी विषय बना के दो,
किस तरीके से आखिर उसको बनाया जाता है, तो समझना उसको। मैं यहाँ सभी विषय की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपके भौतिकी जैसा विषय फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर आपके मैं अगर इतिहास की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आपके मैं अगर भूगोल की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी में आ जाएगा। ये सारे के सारे विषय जितने आप सोच सकते हो, ये सभी विषय इसी में आ जाएंगे। अब अगर मुझे इन विषयों को तैयार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज को हम समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, किसी भी विषय से जुड़ी हुई जानकारियां अगर आपको प्राप्त करनी है या उस पूरे विषय को बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ बहुत सामान्य सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। वो सामान्य सा प्रोसेस किस तरीके से चलता है, तो समझते हैं उसको। अब मैं अगर बात करूं कि भौतिकी के अंदर क्या आते हैं, तो पृथ्वी के जुड़े हुए नियम आते हैं, जिसके अंदर हम नियम, फोर्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। पहला मेरा प्रयास यही रहता है कि अगर विषय को मुझे बनाना है या समझना है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। उदाहरण के तौर पे मैं क्या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मान लो मुझे भौतिकी नाम का विषय पूरा तैयार करना है। अब तो हमें पता है कि फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, जब पता नहीं था तब किसमें क्या होता था। तो वही सिमिलर बातें मैंने आपको कहा ना, पृथ्वी से जुड़ी हुई बातें, प्रकृति से जुड़ी हुई बातें, प्रकृति के पूरे नियम वगैरह, उनको जैसे कभी न्यूटन ने समझा तो कभी आइंस्टाइन ने समझा, इन्होंने समझा। उस समय पर्टिकुलरली इनको पहले इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, फिजिक्स टू एमए ये सब चीजें, ये तो बहुत बाद में हमने फॉर्मूले बनाए, लेकिन उन्होंने अपने आसपास हो रही सारी चीजों को समझा, उसी से चीजें प्राप्त की। जैसे उन्होंने इन चीजों को प्राप्त करने के लिए देखिए बहुत खोज की, उन्होंने उस पर्टिकुलर विषय को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनुसंधान किए, रिसर्च करते रहे, देखते रहे कि आखिर किस तरीके से पृथ्वी के अंदर सारी चीजें चलती है। तो खोज करना, अनुसंधान करना, फिर उन्होंने अपने अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयोग किए जानकारी हासिल करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भौतिकी की बात करो तो हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, बहुत प्रयोग हुए। किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्यों वापस नीचे की तरफ आती है, ये अपने आप में एक प्रयोग है। इसी से हमें पता चला किस बल के साथ में कौन सी चीजें कितनी फेंकी जाए, कहां तक जाएगी, ये सब चीजें हमने पता की है, जानकारी प्राप्त की है हमने। यही बातें हम इतिहास के साथ भी लागू करते हैं। जब भी इतिहास की चीजें होती है तो उसके भी खोज किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं कि प्राचीन काल में हम कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके सोर्स लाओ, स्रोत लाओ, ऐसी बात है तो अगर उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी चीजें जाके खोजनी पड़ेंगी। कभी मंदिरों में भटकना पड़ेगा, कभी कब्रों को खोजना पड़ेगा, उसी में से चीजें निकल के सामने आएगी। यही बात भूगोल पे भी लागू होती है, यही बात राजनीतिक विज्ञान पे भी लागू होती है, हर विषय के ऊपर लागू होती है कि सबसे पहले उन विषय से जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारियां वो हम खोज करके, अनुसंधान करके या प्रयोग करके हासिल करते हैं, और बहुत बेसिक नॉलेज हमारे पास में आ जाता है कि इस तरीके से मामला चलता है। तो सबसे पहले किसी भी विषय को तैयार करने के लिए उससे जुड़ी हुई जानकारियां, उसके आसपास की जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और हर विषय की जानकारी अलग होगी। जैसा कि मैंने बोला, भौतिकी में अलग चलता है मामला, इतिहास में अलग चलता है, भूगोल में अलग चलता है। जब आपके पास में ये पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? ये जो आपके पास में जानकारी इकट्ठा होती है, इसे हम बोलते हैं आपके ज्ञान का एक समूह आपके पास में अब आ गया। ज्ञान का एक समूह, जैसे बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। ज्ञान के इस समूह को आपने कैसे हासिल किया है? खोज करके हासिल किया, अनुसंधान करके हासिल किया है, प्रयोग करके हासिल किया है, और तब आपके पास में एक अच्छी खासी बॉडी ऑफ नॉलेज या ज्ञान का एक समूह पूरा इकट्ठा होता है, उस विषय से जुड़ा हुआ, भौतिकी से जुड़ा हुआ या इतिहास से जुड़ा हुआ या भूगोल से। क्योंकि अभी जितने भी सिद्धांत तथ्य हम वगैरह पढ़ रहे हैं वो पहले लोगों ने खोज, अनुसंधान और प्रयोग करके निकाले हुए। अब आपका जो ज्ञान का ये पूरा समूह है, इसके अंदर कुछ तथ्य होंगे। तथ्य का मेरा मतलब है आपके पास में कुछ फैक्ट होंगे। वो फैक्ट आप लाए कहां से? खोज करके, अनुसंधान करके, प्रयोग करके। जैसे हमने कहा ना कि ग्रेविटी जो है वो इतनी इस तरीके से ऊपर जाओगे तो वापस ऐसे नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है अपने आप तरफ खींचती है। ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। हम कहते हैं कि जो अर्थ जो है वो सन के आसपास पूरी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। या हम जो इन चीजों को पढ़ते हैं कि भाई सन के, और सन जो है वो स्टेशनरी है एक जगह पे, ये एक अपने आप में फैक्ट है, तथ्य है ज्ञान के समूह के अंदर। और ये तथ्य हम कहां से लाए? खोज से, अनुसंधान से और प्रयोगों से लेकर आए। ऐसे तथ्य हमारे पास में इकट्ठा होते हैं। जैसे इतिहास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम जब भी किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि अकबर ने ऐसा किया था, वो किया था, वो कहां से लाया? तो मैं अकबर के स्रोत जो उनको मैंने खोजे, उनको खोज के उसमें से वो बातें मैंने निकाली है। मैं प्राचीन वेद के इतिहास की बात करूं तो वेदों में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो कहां है वेद? वेदों को खोज के उन वेदों की बातें मैंने जब निकाली, तब मेरे पास में कुछ तथ्य इकट्ठा हुए कि इस तरीके की चीजें पहले चलती थी और आज भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या फैक्ट है आपके। उस ज्ञान के समूह में हमारे पास में कुछ तथ्य होते हैं, उस ज्ञान के समूह के अंदर हमारे पास में कुछ सिद्धांत नए नए खड़े होते हैं, नई थियरीज हमें पता चलती है जब हम खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं और अनुसंधान करते हैं। जैसे रसायन के अंदर नई सारी थियरीज पता चलती है कि पृथ्वी बनी कैसे पूरी, तो बिग बैंग थ्योरी वगैरह हम पढ़ते हैं उससे। फिर हम साथ साथ में
आपके फिजिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम यही बातें आती हैं। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे सिद्धांत सामने आते हैं। जैसे कि इतिहास के अंदर कुछ सिद्धांतों की बात करूं, एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी वंश था तो पहले वो डाउन पे था, फिर वो वंश बड़ी हाइट पे पहुंचा, अच्छा खासा राज किया और फिर डिक्लाइन पे हुआ। ये हर सभ्यता के साथ, हर वंश के साथ में यही चलता आया है और आज भी ऐसे ही चलता है। ये एक अपने आप में सिद्धांत बन चुका है इतिहास में, क्योंकि हमने खोज, अनुसंधान और प्रयोगों से बार बार उस चीज को वहां पे देखा था। उसमें भी ऐसे किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की बात करें हम तो उसमें की ज्ञान के समूह में सिद्धांत है बहुत सारे, हमारे अधिकारों के सिद्धांत है उसके अंदर, संविधान बनाना अपने आप में एक पूरा सिद्धांत है उसके अंदर। तो ये ज्ञान का पूरा समूह जो हमारे पास इकट्ठा होता है, इसमें कुछ तथ्य होते हैं, इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, इसके अंदर कुछ तरीके होते हैं उस पूरी चीज को समझने के, इस पूरे विषय को समझने के, इनमें से किसी भी विषय को। तो इनमें से कोई भी अगर विषय तैयार करना हो तो सबसे पहले उससे जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त की जाती है, खोज की जाती है, उसमें अनुसंधान किए जाते हैं, उसमें प्रयोग बहुत सारे किए जाते हैं। जब प्रयोग करके, खोज करके, अनुसंधान करके हमें नए सिद्धांत पता चलते हैं, हमें नए तरीके पता चलते हैं, हमें नए तथ्य पता चलते हैं, तब हम उसको पूरा इकट्ठा करते हैं और एक ज्ञान का अपना एक समूह बनाते हैं कि इस तरीके से पृथ्वी काम करती है, इस तरीके से इतिहास में चीजें लिखी जाती है, इस तरीके से आपके भूगोल के अंदर चीजें आती है और इस तरीके से हम रसायन विज्ञान सबको भी पढ़ते हैं। सबका बनाने का तरीका यही है। सबको बनाने से पहले सारे प्रयोग किए जाते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स जब कंप्लीट होते हैं तो फिर उसके बाद में हमारे पास में एक बॉडी ऑफ नॉलेज इकट्ठा होती है। अब बात यह है कि इस बॉडी ऑफ नॉलेज को इकट्ठा होने के बाद में हम अरेंज करते हैं थोड़ा सा, और बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ताकि पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ी जाए और फिर एडवांस लेवल पे आया जाए तो फिर चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो तीसरा स्टेप हमारा यही होता है विषय को तैयार करने में। विषय को तैयार करने के ये अपने अपने स्टेप है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप होता है कि उस विषय से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करना इस तरीके से। दूसरे स्टेप के अंदर ये होता है कि ज्ञान का पूरा समूह, इन जानकारियों से आपके पास में एक ऐसा समूह इकट्ठा होगा जिसमें तथ्य होंगे, सिद्धांत होंगे और तरीके होंगे। और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो सबसे अंत में इस पूरे ज्ञान के समूह को हम क्रमबद्ध करेंगे। क्रमबद्ध का मेरा मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर इसको आराम से अरेंजमेंट करेंगे, सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज करेंगे। और क्रमबद्ध के साथ साथ में इस पूरे विषय को हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद में हमें पूरा का पूरा एक विषय वस्तु तैयार दी हुई मिलती है। ये पूरा विषय तैयार हो जाता है, या फिर जो विषय वस्तु हमें तैयार करनी होती है वो मिल जाती है। व्यवस्थित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तो ज्ञान का समूह आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी हम समझा नहीं पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, फिर व्यवस्थित करके उसको पूरा टेबल में हम बनाते हैं। तो व्यवस्थित अगर नहीं होता और सीधा ही हम फॉर्मूला के ऊपर स्विच कर लेते हैं तो फिर मामला हमारा थोड़ा खराब हो जाता। यही बात इतिहास पे भी लागू होती है कि हम जब तक ये न पढ़े कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास में स्रोत कौन से होते हैं, किस तरीके से खोज करके और चीजों को लिखा जाता है, तब तक हम भले उसको कितना रट ले, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यही बात राजनीतिक विज्ञान पे भी लागू होती है कि हम उसको बहुत क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं, हम देखते हैं पूरा एवोल्यूशन के, हम ट्राइब्स थे कभी, या फिर कभी नोमैडिक जिंदगी या घुमंतु प्रवृत्ति से हम ट्राइब्स पे पहुंचे, ट्राइब से हम लोग हैं, सभ्यताएं बनाई, सभ्यताओं से हम लोग आज लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र यहाँ तक पूरे पहुंचे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस, उत्क्रांति हुई, ये इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें हम क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ते हैं। न्याय के सिद्धांतों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर। ऐसी ही बात अर्थशास्त्र पे भी लागू होती है। उसमें भी जो तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तरीके होते हैं, उसको भी हमने ऐसे ही हासिल किया है। जैसे जैसे अर्थशास्त्र के अंदर नई नई चीजें होती गई, हमारे सामने नई चीजें प्रॉब्लम फेस करते गए, हमने तथ्य बना के, फैक्ट बना के लिख दिए कि इस तरीके से अर्थशास्त्र के सिद्धांत काम करते हैं, और आज हम पढ़ते भी हैं, उनको लागू भी करते हैं हमारे ऊपर। और अब व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का मतलब पहले तो बेसिक पढ़ा जाए, फिर एडवांस लेवल पे उसको पढ़ा जाए, इसीलिए उसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो तीसरा हमारा प्रोसेस इसके अंदर हो जाता है ये। और तब जाके पूरा का पूरा एक विषय वस्तु या फिर एक पूरा सब्जेक्ट तैयार किया जाता है। यानी किसी भी सब्जेक्ट को अगर मुझे तैयार करना हो, किसी भी विषय को अगर मुझे तैयार करना हो, तो सबसे पहले उससे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करनी होंगी। वो जानकारियां सारी एक समान होगी। भौतिकी की जानकारी एक समान होगी, अलग अपने सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज। रसायन की सामग्री का जो होगा वो मामला एक समान होगा, वो उसके रसायन की जुड़ी हुई चीजें होंगी। भूगोल में उसका मामला भूगोल से जुड़े हुए जो चीजें होती है उसके हिसाब से होता है। यही बात इतिहास की अगर लागू करूं तो इतिहास के अंदर भी जो जानकारी प्राप्त करें वो एक जैसी जानकारी होगी, क्योंकि ये सारे विषय है और विषय में एक तरीके की जानकारी होती है। इन सारी जानकारियों को मैं खोज, अनुसंधान या प्रयोग करके हासिल करता हूं। पहले जब प्रयोग करके हासिल किए जाते हैं तो मेरे पास में एक बढ़िया सा बॉडी ऑफ नॉलेज या ग्रुप या ज्ञान का एक समूह इकट्ठा होता है। उसमें तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, तरीके हैं, क्योंकि मुझे ये फैक्ट है, ये थियरीज है, ये सब कैसे पता चली, इन्हीं
प्रयोगों से बार बार पता चला कि इस तरीके का मामला इसमें आएगा, और फिर लास्ट में मैं इसको पूरा व्यवस्थित करता हूं, मैं इसको पूरा क्रमबद्ध करता हूं, और तब जाके एक पूरी विषय वस्तु तैयार होती है। और इस पूरी विषय वस्तु को तैयार करने का ये जो पूरा प्रोसेस है, दरअसल में इसी का नाम साइंस है आपके। इसको साइंस बोलते हैं या इसको आपके विज्ञान बोलते हैं। इस पूरी विषय वस्तु को तैयार करने का ये जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ये पूरे जो तीनों स्टेप हैं, ये स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 और स्टेप 3, इस पूरी प्रक्रिया को दरअसल हम बोलते हैं आपके क्या, विज्ञान, या फिर इंग्लिश में हम आपके बोलते हैं क्या, साइंस। तो विषय तैयार करने की पूरी प्रक्रिया साइंस है आपके, न कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोई आपके साइंस है। तो आप देखिए कि हम प्रोनाउंसिएशन इसका गलत करते हैं, यानी कि शुरू से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साइंस का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में ये होता है, साइंस में वो होता है, इस तरीके से होता है। नहीं, साइंस एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिस प्रोसेस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं। और कैसे तैयार किए जाते हैं, तो पहले उनकी बेसिक जानकारियां इकट्ठा की जाती है, फिर पूरे के पूरे उनके बॉडी ऑफ नॉलेज के, उनके फैक्ट, ट्रूथ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर ट्रूथ और फैक्ट पढ़ते हैं, हर, चाहे वो आपके हिस्ट्री हो गया, चाहे इकोनॉमी हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, हर किसी के अंदर फैक्ट होंगे, थ्योरीज होंगी, अपनी अपनी थ्योरम होंगे उसके अंदर। वो सारे थ्योरीज, थ्योरम, फैक्ट वगैरह हमने इसी तरीके से इकट्ठा किए। उनको इकट्ठा करके फिर हमने उसको अपने हिसाब से अपने पढ़ने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने के लिए हमने उसको क्रमबद्ध यानी कि आपके अरेंज किया है सिस्टमैटिक तरीके से पूरा। और जब अरेंजमेंट के तहत पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा अच्छे से समझ में आता है। तो आप जब भी देखोगे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उससे पहले कुछ उसकी बेसिक बातें पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। स्कूल लेवल पे हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, और करते 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 फिर लास्ट में हम पीएचडी तक पहुंचते हैं ना, वो रास्ता ये है। तो स्कूल लेवल पे तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, नॉर्मल सिद्धांत में रटाए जाते हैं, समझाया जाता है। फिर जब हम पीएचडी या डॉक्टरेट इन फिलॉसफी वगैरह ये सब करते हैं, तब हम उसमें रिसर्च करते हैं पूरा, और ऐसे करके पूरे सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों मिला के, और इसको विज्ञान बोलते हैं, इस प्रक्रिया को विज्ञान बोलते हैं, इस प्रक्रिया को साइंस बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि साइंस अंधविश्वासों को नहीं मानती है, तो वो साइंस कौन सी अंधविश्वासों को, ये पूरी प्रक्रिया अंधविश्वासों को नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि खोज किए, अनुसंधान किए, प्रयोग किए, तभी चीजें हासिल हुई हमें। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो अंधविश्वासों को नहीं मानती है, इतिहास तो अंधविश्वासों को मानता है, राजनीतिक विज्ञान तो अंधविश्वासों को मानती है। ये अपने आप में बेवकूफी भरे स्टेटमेंट है। यहां बात कर रहा हूं मैं पूरे विज्ञान की प्रक्रिया की। विज्ञान की प्रक्रिया अंधविश्वासों को नहीं मानती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इतिहास की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री की, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं इतिहास के अंदर जिसको हम सीधे तौर पर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास में, तो हम उसको इतिहास के अंदर नहीं डालते हैं। यही बात बाकी विषयों के ऊपर भी लागू होती है। तो साइंस का सिंपल सा अर्थ ये हो गया पहले कि आपके पास में खोज, अनुसंधान और प्रयोग करने के बाद में अगर कुछ चीजें आपके पास में है, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी रैशनल थिंकिंग या फिर लॉजिकल चीजों से आपको वो चीजें पता चल रही है, तब तो आप वो चीजें मानी जाएंगी, नहीं तो नहीं मानी जाएंगी। और यहीं पे अगर बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं है, गॉड या अल्लाह, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। वो कहते हैं विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता। अब ये विज्ञान की बात, कौन से विज्ञान की, इस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कभी किसी ने खोज और अनुसंधान और प्रयोग करके कोशिश बहुत की, लेकिन ईश्वर दिखा नहीं किसी को भी। उन्होंने अपने अपने स्तर पे सारी प्रयास किए, जिसके अंदर खोज किए, अनुसंधान किए होंगे, उससे जुड़े हुए प्रयोग भी करने की कोशिश की होंगी, लेकिन सीधे तौर पे किसी ने भी ईश्वर को फील इस तरीके से नहीं किया। और क्योंकि ईश्वर तो हमारी आस्था में है भाई, हर मनुष्य की अपनी एक आस्था होती है अपने भगवान को लेके, अपने देवी देवताओं को लेके, या जिस भी धर्म को वो मानता है उन चीजों को लेके, तो वो आस्था का विषय है पूरा का पूरा। अब उसमें आप कितने प्रयोग कर दो तो आपको सीधे तौर पे ना अल्लाह दिखने वाले हैं, ना ही आपको भगवान हमारे दिखने वाले हैं सीधे तौर पे, ना ही गॉड दिखने वाले हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि साइंस जो है वो भगवान को नहीं मानती है। लेकिन अभी इतना कुछ कहना हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि इतना कुछ नॉलेज हमारे पास में नहीं है। हम एक बेसिक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं सारी चीजें, तो कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा ही ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई ना कोई क्रिएटर तो है ही, तभी चीजें इतने तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चल रही है। तो यहाँ साइंस का मतलब ये हो गया। अब याद रखना, आप साइंस कोई भी आपको कहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस होती है, तो बोलना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस नहीं होती है। साइंस का वाकई में मतलब ये होता है कि इन पूरे सब्जेक्ट्स को तैयार करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसे हम साइंस कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले खोज अनुसंधान करके जानकारियां हासिल करते हैं। उन जानकारियों को बहुत अच्छे से हम लिखते हैं, उसके फैक्ट, थ्योरीज वगैरह को लिखने के बाद में जब उसको लास्ट में व्यवस्थित करते हैं, तब पूरा एक सब्जेक्ट तैयार होता है, एक पूरा विषय तैयार होता है, और विषय तैयार होने की पूरी इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विज्ञान। ये होती है आपके विज्ञान। अब
इस विज्ञान के होते हैं 3 क्षेत्र, 3 एरियाज होते हैं। उन तीनों एरियाज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर कौन से 3 एरिया है इस पूरे विज्ञान के। इसे क्योंकि अब सारे विषय, जिस विषय को भी आप तैयार करोगे, इन फ्यूचर में भी अगर कोई नए विषय आते हैं तो उसको तैयार करने का तरीका यही रहेगा, साइंटिफिक मेथड यही रहेगा, विषय यही रहेगा। किसी भी विषय को तैयार करो, सबसे पहले जानकारी हासिल करो, फिर विज्ञान के समूह को फिर क्रमबद्ध या व्यवस्थित करो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर अभी आपको बोल दूं कि G20 के बारे में पता करके आओ, G20 एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आप पता करके, अब मैंने आपको G20 नाम का एक विषय दिया है कि ये एक विषय है, अब आपको कैसे तैयार करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे, खोज करोगे, गूगल करोगे, यूट्यूब से देखोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, सारी चीजें लिखोगे इधर उधर, और बहुत सारी चीजें जब इकट्ठा हो जाएंगी तब आपके पास में कुछ उससे जुड़े हुए फैक्ट इकट्ठा होंगे, कब बना था ये, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है। और जब ये चीजें सारी इकट्ठा हो जाएंगी तो फिर आप उसको व्यवस्थित करोगे कि सर देखिए ऐसा है कि G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, इसको इस तारीख को बनाया गया था, इस जगह पे इसका मुख्यालय आया हुआ है, ये देश इससे जुड़े हुए हैं, इसका इतिहास अभी तक का ये रहा है, वर्तमान में इसकी पॉलिटिक्स या राजनीति जो है वो इस प्रकार की है। तब मेरे को वो पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि आपने उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं, ऐसे ही सारे विषय तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरा हम बोलते हैं आपको क्या, विज्ञान। यह मामला विज्ञान का पूरा हो जाता है। अब इस लेक्चर में तो विज्ञान क्या होता है हमने वो समझा, और अगले लेक्चर के अंदर अब जो चीजें हम इसमें समझ चुके हैं मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले समझा था कि विषय का अर्थ क्या होता है, इसी विषय को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम आपके बोलते हैं विज्ञान, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं आपके साइंस। तो आज के बाद याद रखना, साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कतई नहीं होता है। साइंस का मतलब होता है आपके पूरी प्रक्रिया जिससे हमें सभी के सभी विषय तैयार करते हैं। और इसी साइंस के आपके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, और वो 3 अलग अलग क्षेत्र जो है उसको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान से मेरा मतलब है नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे कि जो भी मैंने आपको बताया, भौतिकी, क्योंकि प्रकृति के बारे में चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। दूसरा इसमें सब्जेक्ट आ जाता है जैसे आपके रसायन, केमिस्ट्री। तीसरा इसमें आ जाता है आपके जैसे जीव विज्ञान। तो जिनको हम साइंस बोलते हैं, दरअसल में वो प्राकृतिक साइंस है, या फिर नेचुरल साइंस है, या फिर प्राकृतिक विज्ञान है। आई बात समझ में? तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों प्राकृतिक विज्ञान है, विज्ञान का ही हिस्सा है। 3 भाग होते हैं। दूसरी जो विज्ञान का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं आपके औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल साइंस। औपचारिक विज्ञान, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम आपके क्या, फॉर्मल साइंस। औपचारिक विज्ञान का सिंपल सा अर्थ है, जैसे कि आपके कुछ विषय इसमें आते हैं, जैसे ये मामला जो है आपके उस स्ट्रीम का है, जैसे 10th के बाद हम स्ट्रीम लेते बोलते हैं ना, साइंस ली हमने, वो दरअसल नेचुरल साइंस है जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ये आते हैं। दूसरा आता है आपके फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस के अंदर आपके जो चीजें आती है जैसे कि गणित आप पढ़ते हैं, ये गणित इसके अंदर आ जाती है, औपचारिक से जुड़ी हुई चीजें। फिर आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें, AI जो होती है, ये कंप्यूटर वाली बात है, ये भी इसी के अंदर आती है। फिर आपने सांख्यिकी सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैट्स बोलते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स वाला मामला वगैरह, वो सब औपचारिक विज्ञान में आता है, जिसमें हम जनसंख्या, हमारे आसपास की जनसंख्या के अंदर की बहुत सारी संख्या है, जैसे कि BPL परिवार कितने हैं, गरीब परिवार कितने हैं, महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं, ये चीजें स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई, ये सब बातें हमारी आ जाती है औपचारिक विज्ञान में। जो 10th के बाद आप सब्जेक्ट कहते हो ना कॉमर्स, वो कॉमर्स दरअसल ये है फॉर्मल साइंस। तो कॉमर्स भी साइंस है। साइंस जिसे हम कहते हैं वो नेचुरल साइंस है दरअसल, है ना, वो सिर्फ वो साइंस नहीं है। और तीसरी जो स्ट्रीम हमारी 10th के बाद होती है, उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं आपके कैसा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो आप इनमें से कभी भी इसमें मत सोचना कि इसका क्या वाकई में अर्थ होता है। तो दरअसल बात ये है कि जिसे हम साइंस बोलते रहते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान है, वो नेचुरल साइंस है, इस साइंस के पूरे प्रोसेस का एक पार्ट है। एक स्ट्रीम ये हो जाती है हमारी। दूसरा जिसे हम औपचारिक साइंस या फॉर्मल साइंस बोलते हैं, ये कॉमर्स है, और इसके अंदर ये सारी बातें गणित, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, AI वगैरह ये सब चीजें आ जाती है। तो कॉमर्स भी साइंस का, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट भी तो ऐसे ही तैयार होते हैं, जैसे मैंने पूरी विज्ञान की अभी प्रक्रिया समझाई, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ऐसे ही तैयार हुए, उन सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही तैयार किया जाता है। और तीसरी जो हमारी साइंस की जो स्ट्रीम आती है उसे बोलते हैं हम सामाजिक विज्ञान।
जहां समाज को हम पूरे वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ते हैं, समाज के बारे में खोज करते हैं, समाज की चीज़ों को पढ़ते हैं, मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, ये सब सामाजिक विज्ञान है। इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने कुछ बताए थे। इतिहास इसके अंदर आ जाता है, फिर आपके भूगोल नाम का विषय जो है इसके वो भी इसके अंदर आ जाता है, फिर आपके अर्थशास्त्र वो भी इसी के अंदर आ जाता है, फिर आपके राजनीतिक विज्ञान का जो विषय है या पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ये जिसे हम आर्ट्स बोलते हैं 10th के बाद में, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये सारे साइंस का पार्ट है, ये साइंस से अलग नहीं है। तो ये जो विज्ञान नाम की चीज है इसके अपने 3 पार्ट्स हैं। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ये आ जाते हैं। दूसरा औपचारिक विज्ञान या फिर फॉर्मल साइंसेस, इसमें आपके मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स ये आ जाती है जिसे हम कॉमर्स कहते हैं। और तीसरा सामाजिक विज्ञान जिसे हम दरअसल आर्ट्स बोलते हैं, उसमें आपके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉल साइंस ये सारी चीजें आ जाती है। तो दरअसल विज्ञान का अर्थ ये है, यहाँ विज्ञान का अर्थ इस चीज से है। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझें कि वाकई में विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो ये विज्ञान का अर्थ होता है, ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान होती है और उस प्रक्रिया के तहत 3 अलग अलग स्ट्रीम हमने अलग बना रखी है हमारे नॉलेज के लिए। एक जैसे हम साइंस चिल्लाते हैं वो दरअसल प्राकृतिक साइंस है या नेचुरल साइंस है। दूसरा कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं वो औपचारिक विज्ञान यानी फॉर्मल साइंसेज। और तीसरा जिसे हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। अब समाज के सभी विषय जो है इसी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए जाएंगे। कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो इसी तरीके से तैयार किए जाएंगे। प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो भी इसी पूरी तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से ही तैयार किए जाएंगे। वो प्रोसेस जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया है यहाँ पे, ऐसे करके सारी स्ट्रीम्स आपस में बटी हुई हैं। और क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं तो अब हम विज्ञान को तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम समाज को समझेंगे। समाज क्या होता है, परिभाषा क्या है समाज की, और किस प्रकार से समाज पूरे का निर्माण किया जाता है, मानव समाज कैसे बाकी समाजों से अलग है, ये सब चीजें हम उसके अंदर समझने वाले हैं। और जैसे वो पूरा हो जाएगा फिर हम इतिहास का एक अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, राजनीतिक विज्ञान का अपना एक पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ साथ में अर्थशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, इतिहास शब्द का मतलब, राजनीतिक विज्ञान शब्द का मतलब, अर्थशास्त्र शब्द का मतलब। और जब ये शब्द समझ में आएंगे तो पूरे विषय के अंदर क्या क्या चीजें होती वो, फिर विषय के कितने भाग होते हैं, ताकि हम जो विषय सब्जेक्ट 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं एटलीस्ट हमें उसके भाग पता होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।